नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स में, और इलेक्ट्रॉनिक्स में चतुर टर्मिनल जाल या 4 टर्मिनल नेटवर्क को पढ़ रहे थे। और 4 टर्मिनल नेटवर्क के हम पढ़ते आ रहे हैं प्राचल या पैरामीटर्स। प्राचल या पैरामीटर्स में मैंने बताया था कि कितने प्रकार के प्राचल या पैरामीटर होते हैं। तो हमने पढ़ा कि 3 प्रकार के प्राचल या पैरामीटर्स होते हैं। 3 प्रकार में सबसे पहला प्राचल या पैरामीटर हम पढ़ चुके विथ डेरिवेशन, जिसको हम कहते हैं जेड प्राचल या जेड पैरामीटर कहते हैं। दूसरा हम पढ़ के आए वाई प्राचल या जिसको हम कहते हैं वाई पैरामीटर। और अब हम तीसरा पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं एच पैरामीटर, इसको कहते हैं हाइब्रिड पैरामीटर। क्या कहते हैं दोस्तों? एच पैरामीटर। तो लिखिए, हेडिंग लगाइए। थर्ड जो हम पढ़ने वाले हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जब ये आएंगी तभी आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। एच प्राचल या जिसको हम कहते हैं एच पैरामीटर। एच का मतलब होता है हाइब्रिड। एच का मतलब क्या है? हाइब्रिड पैरामीटर। मिक्स रहेगा इसमें। क्या मिक्स रहेगा? अभी बात करते हैं। हाइब्रिड पैरामीटर, इसको क्या कहते हैं? एच पैरामीटर। हिंदी में कहें तो इसको संकर प्राचल भी कहते हैं अपन। क्या कहते हैं इसको? संकर प्राचल। एच प्राचल या एच पैरामीटर, ठीक है। अब देखिए, हम पीछे पढ़ के आए, एक बार चीज़ों को समझिएगा बहुत अच्छे से, उसके बाद लिखना, और काम वही उसी तरीके से चलेगा। सेम जैसे जेड चला है, जैसे वाई चला है, बस शुरुआत का जो फंक्शन है वो बनाना सीखो पहले इसमें। और जब फंक्शन सीख जाओगे बनाना तो फिर सब कुछ सीख जाओगे। देखिए, ये था अपने पास चतुर टर्मिनल जाल, जिसको हम कहते हैं 4 टर्मिनल नेटवर्क। चतुर टर्मिनल जाल या जिसको हम कहते हैं 4 टर्मिनल नेटवर्क। ये हो गया आपके पास 4 टर्मिनल नेटवर्क, ठीक है। 4 टर्मिनल नेटवर्क में इधर करंट या धारा कितनी? I1, वोल्टेज कितनी? V1। इधर करंट या धारा कितनी? I2, वोल्टेज कितनी? V2। यही मान के चले अपन। हम 2 प्राचल पढ़ लिए, एक जेड पढ़ लिया, एक वाई पढ़ लिया। एक में धारा या करंट को क्या लेके चले? स्वतंत्र। और एक में वोल्टेज को क्या लेके चले? स्वतंत्र। ऐसे ही तो फंक्शन बनाए थे। एक में तो फंक्शन बनाए थे I1, I2 फंक्शन है किसका? V1 और किसका है? V2 का। फंक्शन किसका है? V1 और V2 का। और एक दूसरे में हम बनाए कि V1 और V2 फंक्शन है किसके? I1 और किसके हैं? I2 के। फंक्शन किसके हैं? I1 और I2 के। यहाँ जो लिखा जाता है वो तो होता है स्वतंत्र चर। कौन सा होता है? स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और उधर वाला होता है आश्रित चर। इस प्रकार से हमने जेड पढ़ा और एक किसका पढ़ा? वाई का। यही पढ़ के आए पिछली क्लासेस में। अब हम बात कर रहे हैं एच की। एच का नाम ही मालूम कह रहा है कि हाइब्रिड का मतलब संकर, संकर का मतलब मिक्स रहेगा। इसमें तो देखो, एक में तो धारा या करंट स्वतंत्र था, एक में क्या थी? वोल्टेज। इस बार मिक्स रहेगा। किसी का करंट और किसी की वोल्टेज क्या रहेगी? स्वतंत्र। किसी का करंट और किसी की वोल्टेज क्या रहेगी? स्वतंत्र। तो पहले का तो करंट और दूसरे की वोल्टेज, ये तो रहेगी स्वतंत्र। बस यही याद रखना है। I1 V2 का फंक्शन बनेगा। एक बार तो कौन बनेगा फंक्शन? I1 वो V1, और एक कौन बच गया इसमें? I2। तो एक बनेगा I2 फंक्शन ऑफ I1 और किसका होगा? V2। अब देखो मिक्स हो गया ना। इसमें तो वोल्टेज वोल्टेज ही थी स्वतंत्र में, इसमें धारा धारा ही थी। अब ये हाइब्रिड हो गया, इसमें करंट और वोल्टेज है, करंट और वोल्टेज। तो ये याद रखना है, स्वतंत्र कौन होगा? I1 और V2। तो पीछे कौन बच गए? V1 और I2। तो V1 और I2 तो होंगे आश्रित चर, या जिनको हम क्या कहते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। और I1 और V2 कौन से होंगे? स्वतंत्र, या क्या होंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। बच्चों समझ रहे हो बातों को? अब देखिए, तो पहले वही चीज़ें लिखनी है। पहले तो ये बनाओ चतुर टर्मिनल जाल, और इसके बाद में बताएंगे कि जाल में क्या क्या है, और फिर ये बताएंगे कि स्वतंत्र कौन है और आश्रित कौन है। तो ये बनाओ, जाल या नेटवर्क बनाओ पहले प्यारे बच्चों। यहाँ लिख लिया करो, ये तो निवेशी भाग है इसका, या निवेशी लूप है, इनपुट है, इनपुट है ये तो आपका। और ये कौन सा है? निर्गम, या जिसको हम क्या कहते हैं? आउटपुट। ये निर्गम है, जिसको हम क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं, ठीक है। तो जाल बनाइए, नेटवर्क, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। जाल या नेटवर्क बनाओ दोस्तों, और जाल या नेटवर्क बनाने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब इसमें वही बातें लिखनी है।
माना कि एक चतुर टर्मिनल जाल बनाने के बाद पहले जाल को तो बताना पड़ेगा, उसके बाद बताएंगे कि I1 और V2 तो क्या हो गई स्वतंत्र और ये क्या हो जाएंगी आश्रित। तो माना कि एक चतुर टर्मिनल जाल जिसमें निवेशी तथा निर्गत सिरों पर धाराएं क्रमशः है I1, I2, जिसके निवेशी तथा निर्गत सिरों पर धाराएं क्रमशः है I1, I2 एवं वोल्टताएं V1, V2 हैं एवं वोल्टताएं V1, V2 हैं एवं वोल्टताएं V1, V2 हैं। कंसिडर ए 4 टर्मिनल नेटवर्क, इंग्लिश में लिखो मेरे बच्चों, कंसिडर ए 4 टर्मिनल नेटवर्क in which input and output terminals consist current I1, I2 input and output terminals consist current I1, I2 and voltages V1, V2 and voltages V1, V2 and voltages V1, V2 and voltages V1, V2 रेस्पेक्टिवली। ये तो किसकी बात हुई मेरे प्यारे बच्चों, जाल या किसकी बात हो गई, नेटवर्क की बात हो गई, जो हम चतुर टर्मिनल जाल लेके चले। अब इसमें देखो पिछले वालों में तो एक में लिखा था कि I1, I2 स्वतंत्र होंगे, एक में लिखा था V1, V2 स्वतंत्र होंगे। नाम ही हाइब्रिड है, मिक्स होगा, एक करंट स्वतंत्र होगा और एक वोल्टेज स्वतंत्र होगी, नाम ही मिक्स है इसका। तो इसलिए देखिए इसमें लिखिए यदि निवेशी धारा I1 तथा निर्गम वोल्टता V2, यदि निवेशी धारा I1 एवं निर्गत वोल्टता V2 को स्वतंत्र चर माना जाए, यदि निवेशी धारा I1 तथा निर्गत वोल्टता V2 को स्वतंत्र चर माना जाए, निर्गत वोल्टता V2 को स्वतंत्र चर माना जाए, तब व्यापक फलन संबंध निम्न प्रकार है। If input current I1 and output voltage V2, are considered independent variables, if input current I1 and output voltage V2 are considered independent variables, then general function relation defined such as देखो फंक्शन कैसे डिफाइन होगा दोस्तों। स्वतंत्र कौन है, I1 और V2, स्वतंत्र कौन है, I1 और V2। तो I1 V2 स्वतंत्र है, तो एक तो बच गया V1 और एक कौन बच गया I2, दो ही तो बच गए जो आश्रित होने। फंक्शन बन जाएगा आपके पास स्वतंत्र I1, V2 और दूसरा फंक्शन बन जाएगा आपके पास I1 कितना हो जाएगा आपके पास V2। इक्वेशन नंबर दे दो इसको फर्स्ट और इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड, नोट कर लो बस। जिसका ये सही हो गया, अब आगे वही सेम प्रोसीजर जो कल करते आए हैं, नाम ही बदलने हैं। कल पहले Z का था तो Z नाम थे, अब किसका है, पहले Z का था तो क्या नाम थे Z, अब किसका है दोस्तों, अब किसका है, अब है आपके पास Y का तो Y के नाम थे, अब किसका है H का, तो नाम किसके थे आपके पास H के, नाम किसके थे आपके पास H के आएंगे, बस इतना ही डिफरेंस है। वही संपूर्ण आंशिक अवकलन करने पर
टोटल पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो देखो क्या होगा। समीकरण 1 और 2 तक लिख लिया भाई सबने। अब देखिए, संपूर्ण आंशिक अवकलन लेने पर, 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 टेकिंग टोटल पार्शियल डेरिवेटिव, टेकिंग टोटल पार्शियल डेरिवेटिव, टेकिंग टोटल पार्शियल डेरिवेटिव या संपूर्ण अवकलज भी कह सकते हैं इसको, पूरा हो जाएगा इसका दोनों के साथ। तो देखो ये तो हो जाएगा dv1 इज इक्वल टू v1 का किसके साथ होगा, i1 के साथ। तो ये हो गया डेल v1 अपॉन कितना होगा i1, और यहाँ कितना होगा di1 प्लस यहाँ देखो v1 का किसके साथ होगा, v2 के साथ। तो ये हो गया v1 अपॉन डेल v2, और यहाँ हो गया आपके पास dv2। यही बनेगा दोस्तों। दूसरे की बात करें तो दूसरा हो गया di2 इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए i2 का किसके साथ होगा, i1 के साथ। तो ये हो गया i2 अपॉन कितना हो गया i1, और ये हो गया आपके पास di1 प्लस i2 का किसके साथ होगा, v2 के साथ। तो ये हो गया di2 अपॉन डेल v2, और ये हो गया dv2। इक्वेशन नंबर दे दीजिए इसको थर्ड, और इसको दे दो इक्वेशन नंबर फोर्थ। करो नोट। देखिए सेम प्रोसीजर चलेगा, जो चर लिखे हुए उनके सापेक्ष आंशिक अवकलन या पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लो, और सबका क्या करते रहेंगे, टोटल। सबका क्या करते जा रहे हैं, टोटल करते जा रहे हैं बच्चों। कर लिया नोट। इक्वेशन नंबर कर लीजिए आप थर्ड, और क्या कर लीजिए फोर्थ। इक्वेशन नंबर नोट कर लो थर्ड और फोर्थ, ठीक है। अब देखिए पिछली क्लासों में हम कहते हैं कि भाई ये जो परिवर्तन या चेंज है, थर्ड फोर्थ नोट कर लिया बच्चों, पीछे हट भी जाता हूँ जिससे एक आसानी पूर्वक नोट कर सकूँ, ठीक है। अब देखो कल बताया था मैंने कि ये वोल्टेज में परिवर्तन, धारा में परिवर्तन, डी लगाना पड़ता है, आई लिखना पड़ता है, दो काम दो सब लिखने पड़ रहे हैं। इसको क्यों ना कैपिटल नाम दे दें, पिछले में दे रहे हैं कि धारा में परिवर्तन को किससे लिख देते हैं, ये डी आई है, इन सब को किससे लिख देते हैं, कैपिटल से। तो डेल या डी लिखने की आवश्यकता नहीं है। वोल्टता में परिवर्तन या चेंज इन वोल्टेज डिनोटेड बाई कैपिटल वी। वोल्टता में परिवर्तन को किससे डिनोट कर देते हैं, कैपिटल वी से। तो देखो धारा एवं वोल्टता में परिवर्तन, धारा एवं वोल्टता में परिवर्तन, धारा एवं वोल्टता में परिवर्तन, धारा एवं वोल्टता में परिवर्तन कैपिटल आई तथा कैपिटल वी द्वारा, कैपिटल आई तथा कैपिटल वी द्वारा व्यक्त करने पर, व्यक्त करने पर representing change in current and voltage, representing change in current and voltage by capital I and capital V, representing change in current and voltage is by capital I and V। पिछली क्लासों में भी करते आ रहे हैं, और इनको नाम देते आ रहे हैं अपन। ये जो बाकी बच रहे हैं ना अपने, जैसे पिछली क्लास में इनको नाम दिए थे जेड जेड, वाई वाले में वाई आई, वाई आर, वाई एफ नाम दिए थे अपन, वही नाम एच में देने हैं। फिर उनका एक एक का मतलब समझेंगे, पीछे भी तो समझते आ रहे हैं अपन हर चीज़ का मीनिंग, तो उसी तरीके से चलना है। देखो
अब देखो बच्चों, इसको ये परिवर्तन था, इसको डी और वी ना लिख के छोटा, इसको बड़ा भी लिख दो, तो ये हो गया आपके पास कैपिटल V1। इसको नाम देते हैं IHI। ये है I में परिवर्तन, तो इसको दे दो I1 प्लस ये है आपके पास HR, कहते हैं इसको HR। ये V2 है तो dV2 को कैपिटल V2 लिख दिया। इसके बाद दूसरी इक्वेशन पे आते हैं, तो ये हो गया DI2। DI2 का मतलब ये कितना हो गया आपके पास I2, बड़ा लिख दो इसको, परिवर्तन बदला कुछ नहीं है। इस समीकरण और उस समीकरण में लिखने का नाम और तरीका ही बदला, बाकी वैल्यू एक ही यही है, सेम ही चीज़ें, बस लिखने का तरीका बदले जिससे लिखने में सुविधा रहे। फिर इनको भी तो नाम बदल देते हैं, पर और सुविधा रहे, H11, H12, H21 और H22। इसको कहते हैं हम HF, क्या कहते हैं इसको, HF। और ये हो गया आपके पास I1, और इसको हम कहते हैं HO, और ये हो गया आपके पास V2। इक्वेशन नंबर दे दीजिए 5th, और इक्वेशन नंबर दे दीजिए इसको 6th। इक्वेशन नंबर 5th और इक्वेशन नंबर दे दीजिए इसको 6। यही काम किया अपन ने। अब मैंने कहा कि हर में बताते हैं अपन, किन किन को बताते हैं, ये जो नाम दिए हैं HI, HR, HF और HO, इनका डिस्कशन यहाँ करेंगे अपन। तो देखो अब यहाँ नाउ इनको बता देते हैं। HI एक कौन सा अपना HR, एक कौन सा HF और एक कौन सा HO। पहले तो इनकी वैल्यू लिख लो सबकी, इधर से देख लो। इसी को तो नाम दिया डेल V1 अपॉन डेल I1, तो ये हो गया डेल V1 अपॉन डेल I1, यही बना आपके पास। डेल I2 अपॉन नहीं, डेल V1 अपॉन डेल V2, ये है डेल V1 अपॉन डेल V2। ये आपके पास डेल I2 अपॉन कितना है, डेल I1। ये कितना है आपके पास, डेल I2, और अपॉन कितना है आपके पास, डेल V2, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू और इक्वल टू। अभी अभी समझाया कि इसमें परिवर्तन जो होता है उसको हम लिखते हैं कैपिटल V से, V1 अपॉन I1। ये हो गया आपके पास V1 अपॉन कितना हो गया, V2, कैपिटल में लिख दिया। इसको कैपिटल में लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा बच्चों, I2 अपॉन I1, और ये I2 अपॉन कितना हो गया आपके पास, V2। इनको नाम ये भी दे सकते हैं, 1 है तो इसको नाम दे सकते हैं H11, 1 है तो इसको नाम दे सकते हैं H12, ये आपके पास 2 तो इसको नाम दे सकते हैं H21, ये है 2 तो इसको नाम दे सकते हैं H2 और 2। अब क्या क्या चीज़ है, जैसे कल बताया था, I का मतलब इनपुट या निवेशी, R का मतलब व्युत्क्रम, F का मतलब फॉरवर्ड या अग्र, O का मतलब आउटपुट या निर्गम। तो इतना नोट करो, फिर इनके आगे जगह में एक एक सबके नाम बताता हूँ। नोट कर लो अच्छे से, सिस्टमेटिक ढंग से। देखो नाम कैसे देख रहे हैं, यहाँ से देखते हैं V अपॉन आई। V अपॉन आई क्या होता है, जेड होता है। अरे V अपॉन आई किसका फॉर्मूला होता है, जेड का, प्रतिबाधा है। पहला पहला है तो पहला पहला यही तो होता है, इधर V1 और कौन होता है I1, इधर कौन होता है V2 और कौन होता है I2। मतलब पहला पहला है, इसका मतलब निवेश या इनपुट, और निवेश या इनपुट है। और V अपॉन आई का मतलब क्या होता है, जेड, जेड का मतलब क्या हो गया, प्रतिबाधा। तो नाम क्या बन जाएगा इसका, निवेशी प्रतिबाधा। क्या बन जाएगा, निवेशी प्रतिबाधा।
ये होता है लघुपथित में, लघुपथित परिपथ में इसको लिखेंगे लघुपथित परिपथ में निवेशी प्रतिबाधा, निवेशी प्रतिबाधा, लघुपथित परिपथ में निवेशी प्रतिबाधा। मिक्स रहेगा इसमें, एक जैसे पीछे जेड पढ़ के आए थे वो तो था खुला, वाई पढ़ के आए थे वो क्या था लघुपथित, इसमें रहेगा मिक्स, खुला भी रहेगा और मिक्स लघुपथित भी रहेगा। तो लघुपथित परिपथ में निवेशी प्रतिबाधा, देखो 1 1 है तो 1 1 किस में होता है इनपुट में, तो निवेशी शब्द आ गया। प्रतिबाधा V/I किसका फॉर्मूला होता है, प्रतिबाधा का फॉर्मूला होता है। समझ में आ गई बात। इसको इंग्लिश में लिखें तो इनपुट इम्पीडेंस इन शॉर्ट सर्किट, इनपुट इम्पीडेंस इन शॉर्ट सर्किट, इनपुट इम्पीडेंस इन शॉर्ट सर्किट। जब शॉर्ट सर्किट होगा तो इसका मतलब क्या होगा, V2 नहीं होगा इसमें, तो V2 इक्वल टू कितना होता है 0। तो लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, नहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब है V1/V2, V1/V2, ये तो दोनों एक ही चीज़ हो गई, V और V। कोई I/V होता है या V/I होता है। अगर V/I होता है तो हम कह देते हैं Z या प्रतिबाधा, I/V होता है तो हम कह देते हैं Y प्रवेश्यता है, क्या कह देते हैं एडमिटेंस कह देते हैं। लेकिन ये तो V और V हो गया, V और V हो गया, तो ये तो अनुपात हो गया, क्या हो गया अनुपात हो गया, रेशियो हो गया किसका वोल्टता का। अरे किसका रेशियो हो गया वोल्टता का, किसका रेशियो हो गया वोल्टता का रेशियो हो गया। अब देखो रेशियो सीधा है या उल्टा है अनुपात, कोई भी मान लो, ये नोट कर लिया ना सबने इधर से। देखो इसको बताता हूँ, रटने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे इसमें। सीधा सा समझिए इसको कि भाई ये कोई भी चीज़ है, इसमें इनपुट है, ये इनपुट और इधर क्या मिलता है इसका आउटपुट, यही तो है आपके पास इनपुट और आउटपुट। सपोज करो एग्जाम में 100 नंबर का पेपर आया, अपने आए 80, अपने कितने आए 80, तो इसका कोई कहेगा अनुपात बताओ रेशियो, तो कैसे लिखते हो 80/100, 80/100 ही लिखोगे। ये मान लो कितना V1 और ये कितना है V2, तो क्या होगा V2 बटे कितना होगा V1, यही तो होगा अनुपात। अब ये V1/V2 उल्टा है, उल्टा है ना, तो इसको कहते हैं बंद परिपथ में, नहीं लघुपति नहीं खुले परिपथ में, खुले परिपथ में, खुले परिपथ में भाई अनुपात लेना तो सीख गए एक चीज़ का, V1 अनुपात है, अनुपात सीधा है उल्टा, किसी में इनपुट देते हैं आउटपुट आता है। अनुपात कैसे लिखा है, आउटपुट अपॉन क्या होता है इनपुट, आउटपुट अपॉन क्या होता है इनपुट। 80/100 ही तो लिखते हैं अपन, या 100/80 थोड़ी लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, तो ये उल्टा है, इसलिए इसको कहते हैं उत्क्रम, उत्क्रम मतलब रिवर्स वोल्टता अनुपात, उत्क्रम वोल्टता अनुपात, रिवर्स वोल्टेज गेन या वोल्टता प्राप्ति भी कह सकते हैं इसको, रिवर्स वोल्टेज गेन इन ओपन सर्किट, रिवर्स वोल्टेज गेन इन ओपन सर्किट, वोल्टता अनुपात कह सकते हैं या इसको वोल्टता लाभ कह सकते हैं। अरे भाई अपन को कितना लाभ हुआ, ये लाभ ही तो बताता है कि 100 में से 80 आए तो 80 का ही बेनिफिट आया, 20 का तो उठा नहीं सके फायदा। तो ये उल्टा है भाई रेशियो, इन आउटपुट अपॉन क्या होता है इनपुट, तब आएगा काम। अब ये देखो I2/I1, अब ये सही है अनुपात, कैसे, जैसे मान लो 100 करंट दिया और 80 आया, तो कैसे लिखते हैं 80/100 ही तो लिखा जाएगा, I2 बटे कितना होता है I1, ये सही अनुपात है। इसलिए इसको कहते हैं खुले परिपथ में, खुले परिपथ में अग्र, खुले परिपथ में अग्र। और इस बार I है, I का मतलब धारा लाभ या धारा अनुपात। करंट गेन, फॉरवर्ड करंट गेन, ये तो था रिवर्स वोल्टेज गेन, ये है फॉरवर्ड करंट गेन इन ओपन सर्किट, फॉरवर्ड करंट गेन इन ओपन सर्किट। लिख रहे हो साथ साथ हिंदी इंग्लिश। इसको देखो भैया I2/V2, I/V आ जाता है तो क्या बनता है Y, Y का मतलब क्या बनेगी भैया प्रवेश्यता। प्रवेश्यता में भी दोनों एक जैसे हैं, 2 और 2, 2 और 2 किधर आते हैं इधर आते हैं। इधर कौन सा भाग होता है निर्गम, अरे कौन सा होता है निर्गम, या इसको क्या कहते हैं आउटपुट, क्या कहते हैं इसको निर्गम या आउटपुट कहते हैं। तो देखिए इसके अंदर निर्गम क्या कहेंगे इसको, निर्गम प्रवेश्यता कह दें इसको,
क्या कहेंगे इसको? निर्गम प्रवेशिता। इसको क्या कहते हैं? निर्गम प्रवेशिता। इसको कहते हैं, ये भैया मिक्स होता है ना, तो एक लघु एक खुला एक लघु ऐसे लिखना, और ये हो गया खुले परिपथ में, खुले परिपथ में मिक्स चलेंगे बच्चों इसमें, खुले परिपथ में निर्गम प्रवेशिता, निर्गम प्रवेशिता, निर्गम प्रवेशिता। अरे भाई हाइब्रिड है ना, एक में तो अपन सारे लघु पतित लेके चले थे, एक में सारे क्या लेके चले अपन? खुले लेके चले, इसमें मिक्स चलेगा, एक लघु एक खुला एक लघु और एक क्या होगा? खुला, एक शॉर्ट सर्किट एक ओपन सर्किट। आउटपुट एडमिटेंस, आउटपुट एडमिटेंस इन ओपन सर्किट, आउटपुट एडमिटेंस इन ओपन सर्किट, आउटपुट एडमिटेंस इन ओपन सर्किट। अब देखिए सारी चीजें समझ ली। अब समीकरण, बस यही चीजें हैं समझने की, नाम कैसे लिखने हैं, अब नाम रटने नहीं है। यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों के कि अग्र कौन सा है। तो ये उदाहरण दिया ना एक पेपर में कि 100 नंबर का पेपर था, 80 आए, ये तो आउटपुट हो गया इनपुट, तो लिखते कैसे? 80/100, ये तो है सही अनुपात, और इसे उल्टा हो जाएगा तो वो उत्क्रम हो जाएगा। तो यहाँ तक नोट करो, इसके बाद वही नेक्स्ट जो करते आ रहे हैं अपन पिछले डेरिवेशन से, उसी पे काम करेंगे। देखो क्या करना है इसमें। अब देखो इनके नाम बदल गए 5 के और 6 के। यहाँ HI HR HF HO को लिख सकते हैं H11 H12 H21 और क्या लिख सकते हैं? H22। तो समीकरण पुनः समीकरण 5 तथा 6 से, पुनः समीकरण 5 तथा 6 से, पुनः समीकरण 5 तथा 6 से बाय इक्वेशन 5th एंड 6। 5 और 6 से मैं देखूं तो ये हो गया V1 = H11, ये हो गया I1, ये हो गया H12 और ये हो गया V2, और ये हो गया आपके पास I2 = H21 I1 प्लस H22 और ये कितना हो गया? V2। अब बोले गुरुजी सोल्व तो कर लिया, ये हो गया समीकरण नंबर 7 और ये इक्वेशन नंबर या समीकरण आ गया 8। बोले H प्राचल कहाँ रह गए भाई? H11 H12 H21 H22 को ही क्या कहते हैं? H प्राचल कहते हैं। नीचे लाइन लिख दो, यहाँ या हियर H11 H12 H21 H22 को H प्राचल कहते हैं, H प्राचल कहते हैं। हियर H11 H12 H21 H22 आर कॉल्ड H पैरामीटर। हियर H11 H12 H21 H22 आर कॉल्ड H पैरामीटर। अब देखिए देखो क्या ज़माना आ गया, एक छींक आते ही ऐसे लगता है मन में कि पता नहीं क्या ही हो गया होगा गुरुजी को, है ना। अरे भाई पहले भी जुकाम तो लगती आ ही रही थी अपन को, आपको भी लग रही थी, मुझे भी लगी जाती थी, उसमें खांसी भी होती थी, छींकें भी आती थी। ऐसा लगा कि ज़िंदगी में इन 20-25 साल में छींक पहली बार ही आई हो अपन को, ऐसे देख रहे हैं हम। और अगर कहीं घर से बाहर छींक ले ली तो गए काम से, घर से बाहर छींक ले ली तो गए काम से, ऐसे देखते। और भाई साहब अगर किसी के बुखार आ गई इस समय में, हर साल ही आती थी, कोई ना कोई बीमार हो जाता है भी, कभी बारिश में भीग गए और कुछ हो गया, बुखार आई जाती है नॉर्मली। अब जिसके बुखार आ गई वो तो ऐसे मान लो कि उसने तो कोई महापाप कर दिया हो इस धरती पे, ये स्थिति हो रखी है। समझ रहे हो ना बातों को। तो ये है, तो बिल्कुल सामान्य जीवन यापन करो, मस्त रहो, बिंदास पढ़ते रहिए। अब यहाँ से देखो इसको लिख सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, मैट्रिक्स रूप या मैट्रिक्स फॉर्म। क्या लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म? V1 अपॉन क्या लिखेंगे? I2 इज इक्वल टू H11 H12 H21 H22 और ये हो गया I1 और ये कितना हो गया? V2। ये हो गया इसका मैट्रिक्स फॉर्म। तो ये डेरिवेशन किसका आ गया बच्चों? H प्राचल या H पैरामीटर का डेरिवेशन आ गया। नोट करो यहाँ तक, फिर और बातें बताते हैं आपको। ये नोट कर ही लिया होगा सबने, ये ऐसे याद रखा होगा, लघु खुला है। बाकी ये याद करने की जरूरत नहीं है कि V1 अपॉन I1, इसमें V2 0 होता है, एक में I1 0 होता है, ऐसे याद रखने पड़ेंगे। तो उन चीज़ों के चक्कर में मत जाओ, बस ये जो बताया है बेस्ट है।
अब देखिए हमने 3 प्राचल या 3 पैरामीटर पढ़े बच्चों। एच पढ़ा, एच से पहले हमने वाई पढ़ा था, वाई के बाद में क्या पढ़ा था, जेड। तो अब कम से कम सबके ये समीकरण याद होने चाहिए लास्ट वाले। अब ये याद करने का तरीका ये है कि जिसको ये मालूम होगा किस में कौन स्वतंत्र है। अब मान लो आपको याद है कि एच में स्वतंत्र कौन है, I1 और V2, तो आप समीकरण अपने आप बना लोगे। I1 V2 यहाँ लिखना है, I1 V2 यहाँ, बाकी जो बच गए वो V1 और I2 यहाँ लिख दिए। H11 H12 H21 H22 लगा लो, अपने आप याद हो जाएंगे समीकरण। तो ये समीकरण इक्वेशन Z की भी याद होनी चाहिए, Y की भी याद होनी चाहिए आपको, और H की भी याद होनी चाहिए। अब इनमें पढ़ेंगे आपस में संबंध या रिलेशन। आपस में क्या पढ़ेंगे, रिलेशन या संबंध हम पढ़ेंगे इनके अंदर, कि H से Y में क्या संबंध है, Z से Y के बीच में क्या संबंध है, रिलेशन है। और वो एग्जाम में पूछता भी है, प्राचल या पैरामीटर पूछ लेता है, उसके बाद संबंध पूछ लेता, पूरा बड़ा सवाल बन जाता है 3.5 नंबर का। और संबंध या रिलेशन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले। संबंध का मतलब कि एक चीज़ जैसी है उस वो दूसरी बन जाए, दूसरी चीज़ है वो पहले जैसी बन जाए, उसे तो कहते हैं संबंध। यही तो है, जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है, यही तो क्या होता है, संबंध या रिलेशन होती है। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं अपन। अगली क्लास का इंतजार कीजिए, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद सबको।